आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो यार, अभी थर्मोडायनेमिक्स की क्लास थोड़ी देर में करेंगे, पहले एस ब्लॉक थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, ठीक है? और बताओ सर 1 मिनट से मैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट वेट कर लेते हैं उसके लिए। ओके सर। सर मैथ्स के चैप्टर मेरे को डिलीट हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी डिलीट तो नहीं हुआ है मैथ्स के चैप्टर में, पूरा टॉपिक आ रहा है। एक बार डिलीट हुआ तो एक बार क्लास में टीचर से पूछ लो कि हो सकता है ना, जैसे तुम लोगों को लास्ट टर्म 1 में जो लास्ट एक्सरसाइज होता था बिफोर मिसलेनियस वाला, वो उड़ा देते थे। तो एक बार कंफर्म कर लो टीचर से कि ऐसा कुछ है क्या, ठीक है? नहीं है तो फिर तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। आवाज आ रही है ना? अब आ रही है? ये सर अब सही है। यस सर, सही है। देखो, एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ये होता है एस ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल देख लिया, यही है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ये जो पहले दो जो आपके कॉलम्स में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, इसमें फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है और दूसरा सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है। फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को क्या बोलते थे अपन? अल्कैली मेटल्स। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों बोलते थे वो पता चल जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है? तो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में जिसके इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में होते हैं, उसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और वो सिर्फ दो ही ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, दैट्स इट। और दूसरा कोई ग्रुप नहीं है। सो एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 ग्रुप्स, दैट्स इट, ठीक है? फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स के क्या क्या नाम है? देखो क्या क्या नाम है ये? लिथियम, सोडियम, इसको नहीं मानते हम लोग जनरली, ठीक है? हम यहाँ से शुरू करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है? सेकंड ग्रुप में कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक? यही सारी चीजें हैं, राइट? अब ये क्या है? दीज एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम, इसमें इन सबको एल्काली मेटल्स बोलते थे जो फर्स्ट ग्रुप वाले थे, ठीक है? क्यों क्यों बोलते हैं उसके पीछे का रीजन बता दिया है। बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स ऑन रिएक्शन विथ वाटर विच आर स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर। तो अपने कॉपी खोलो तुम एनसीईआरटी के, और उसमें एज इट इज, जैसे मैंने अंडरलाइन किया उसको एज इट इज अंडरलाइन करो और इसमें लिखो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके, ठीक है? यही आप करोगे अभी। और जैसे जैसे मैं बुक में अंडरलाइन करने बोलूंगा वैसे वैसे बुक में अंडरलाइन करते जाओगे पैरेलली विदाउट फेल, ठीक है? ओके चलो, अब इसके बाद सेकंड चीज क्या है? ये बोल रहे हैं ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं दे आर सो कॉल्ड बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर। पहली बात तो अल्कलाइन नेचर में होते हैं इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, एंड देयर मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट। तो कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? ये सारे जो हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है? अर्थ के लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको अल्कलाइन प्लस अर्थ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है? दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो अपन मार्क नहीं करेंगे। दूसरा, नेक्स्ट, अब ये सारी चीजें हैं। अब देखो, अमंग द अल्कली मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट, ठीक है? एंड लिथियम, इरिडियम एंड सीजियम हैज मच लोअर अबंडेंसेस। तो अबंडेंट कौन से हैं? सिर्फ सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन से दो हैं? सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों अबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी लिथियम, इरिडियम और सीजियम ये बहुत कम अबंडेंस में पाए जाते हैं। फ्रेंशियम तो खैर रेडियो एक्टिव ही है, तो फ्रेंशियम इज अ हाफ लाइफ ऑफ ओनली 21 मिनट्स। 21 मिनट्स में अगर 1 kg फ्रेंशियम कहीं रखा हुआ है तो वो हाफ kg में हो जाएगा, वो
मतलब कि रेडियो एक्टिव इससे रेडिएशंस के थ्रू उसका मैटर डिकम्पोज होने लग जाता है, इट ब्रेक्स डाउन। Of the alkaline earth metals, calcium and magnesium rank 5th and 6th in abundance respectively in the earth's crust। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में तुमको मैग्नीशियम और कैल्शियम ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बाकी सब थोड़े से कम है अबंडेंस में, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोंशियम एंड बेरियम हैज मच लोअर अबंडेंसेस, देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रोंशियम और बेरियम के अबंडेंसेस कम है, यहाँ पे रियोडियम, सीजियम और लिथियम के कम है। तो जो मैंने अंडरलाइन किए ये चारों बहुत हाईली अबंडेंस में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में और नेचर में। बेरिलियम इज रेयर एंड रेडियम इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल, कवरिंग 10⁻10% ऑफ द इग्नियस रॉक्स। तो रेडियम क्या है, ये है, वो रेडियो एक्टिव है तो वैसे भी बहुत ही रेयर है, उसकी हाफ लाइफ भी कम है, ठीक है। और उसके बाद बेरिलियम भी बहुत रेयर है, बेरिलियम इज ऑल्सो एक्सेप्शनली रेयर, लिखा हुआ है। Noble electronic configuration of S block elements is NS1 for alkali metals and NS2 for alkaline earth metals, ठीक है। NS1 किसके लिए होगा, फर्स्ट ग्रुप के लिए, ग्रुप 1, और NS2 ग्रुप 2। बात समझ में आ गई क्या? ये है, ये दोनों आ गया, बस क्लियर। तो इसमें कुछ अपने को अंडरलाइन नहीं करना ना, क्वेश्चन मार्क लिखना है। अब ये दोनों तुमको याद रख सकते हो, ये तो तुमको याद ही रहेगा, ठीक है। अब आगे वो बोलता है, ठीक है, आगे बोलता है कि लिथियम एंड बेरिलियम, एक सेकंड, आगे बोलता है कि लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रिस्पेक्टिवली exhibit some properties which are different from those of the other members of the respective group। बता चुका हूं मैं, अगर तुमने मेरा वीडियो देखा होगा टर्म 1 में, तो जब मैं इसको चैप्टर को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर रहा था तो मैंने एनेमोली बिहेवियर, एनेमोलस बिहेवियर के मैंने नाम बताया था, एनेमोलस प्रॉपर्टीज, एनेमोलस प्रॉपर्टीज। अब वो क्या प्रॉपर्टीज थे जरा देख सकते हैं अपन। डायगोनल रिलेशनशिप या को हम लोग एनेमोलस प्रॉपर्टीज जनरली बोलते थे, ठीक है। अब ये क्या होता था, देखो ये जो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है लिथियम, ये अपने से नेक्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट के साथ इसके प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा सेकेंड ग्रुप वाला जो एलिमेंट है बेरिलियम, उसके प्रॉपर्टीज मैच करें थर्ड ग्रुप के, उसके रिस्पेक्टिव नीचे, मतलब थर्ड ग्रुप, बट ये थर्ड और फोर्थ पीरियड जो भी अपन बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट द थर्ड पीरियड। तो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है तुम्हारी किसके साथ, इसके जस्ट नीचे, लेकिन नेक्स्ट ग्रुप क्या है, थर्ड ग्रुप है, ये वाले के साथ, इसके साथ इसके प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो लिथियम के प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम के प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ। तो ये लिथियम और मैग्नीशियम का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों के जो प्रॉपर्टीज सेम है, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जो कॉम्बिनेशन है कि इनके प्रॉपर्टीज सेम है, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके सेम है, ठीक है। अ लॉट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देम आर सेम, एंड इसकी प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इसकी सारी की प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इसकी सारी की प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच हो रही है और इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच हो रही है, ठीक है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ। इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। दिस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। Lithium shows similar to magnesium, beryllium to aluminum. This type of diagonal symmetry is known as diagonal relationship, ठीक है। तो ये मैं अंडरलाइन नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा, क्वेश्चन ये है डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होगा, ठीक है। अब जब मैं बोलूंगा तब अंडरलाइन करो। डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू सिमिलैरिटी इन आयोनिक साइजेस एंड चार्ज टू रेडियस रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, सेकेंड पेज का। इस क्वेश्चन के नीचे लिखिए what is the reason for diagonal relationship, what is reason for diagonal relation, what is the reason for diagonal relation। diagonal relation के पास में तुम ऐसे छोटा सा ये भी लिख सकते हो कि लिथियम का मैग्नीशियम से मैच कर रहा है और बेरिलियम का एल्यूमिनियम से मैच कर रहा है, ऐसा आप लिख सकते हो। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। और क्यों रीजन है ये देख लिया, the diagonal relationship is because of the similarity of their sizes, basically that's it। charge to size ratio भी उनके आइडेंटिकल है, ठीक है, और इनके साइजेस भी सिमिलर हैं। जैसे लिथियम की साइज जो है वो एटॉमिक रेडियस है
उसकी मैच करती है बेरिलियम से, लिथियम की मैग्नीशियम से, और बेरिलियम की मैच करती है एल्यूमिनियम से। मोreover इनकी रेशियो ऑफ साइड टू साइज की रेशियो डिवाइडेड बाय चार्ज की रेशियो है, चार्ज टू रेडियस रेशियो दोनों की लिथियम मैग्नीशियम की सेम है और बेरिलियम एल्यूमिनियम की सेम है। ठीक है, इस साइज की सिमिलैरिटी की वजह से इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये वो, डेंसिटी, बहुत सारी चीजें तुम्हारे प्रॉपर्टीज सेम आएंगे। ठीक है, दिस इज द रीजन एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड पेज। Monovalent sodium and potassium ions and divalent magnesium and calcium ions are found in large proportions in biological fluids. तो biological fluids, this is not a very important question, तो इसको you can not mark it as a question, but however मैं बता देता हूँ। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स मतलब जितने भी फ्लूइड मतलब तुमको मॉलिक्यूल्स वगैरह या फिर फ्लूइड कंपाउंड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? ये चार चीजें, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। देख रहे हो, बताया था मैंने पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और ये भी बताया था कि ये ज्यादातर पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में और नेचर में। और हमारी बॉडी भी अर्थ के एलिमेंट से बनी हुई है, इसीलिए हमारे बॉडी में भी जो फ्लूइड्स है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, उसमें ये चारों जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, these ions perform important biological functions such as maintenance of ion balance and nerve impulse conduction. You know what is nerve impulse conduction? आप लोग को मालूम है? ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। न्यूरॉन्स जिस तरीके से आपस में इंटरैक्ट करते हैं और कोई सिग्नल ब्रेन से किसी भी ऑर्गन में या फिर ऑर्गन टू ब्रेन, वो नर्व इम्पल्सेस के थ्रू ट्रैवल करता है। तो वो कैसे ट्रैवल करता है, क्यों करता है? वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू ट्रैवल करता है। और इलेक्ट्रिकल क्यों होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? क्योंकि आयंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और वो आयंस क्यों होते हैं? क्योंकि ये आयंस जो है, जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बनाते हैं, ठीक है, तो इनमें यही सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दे फॉर्म आयंस एंड दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, पास ओवर टू अदर things, and movement of electron constitute the current, and this nerve impulsive current is responsible for, आपको मालूम है क्या? ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, अल्काली मेटल्स। The alkali metals show regular trend in their physical and chemical properties with the increasing atomic number. ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है ये, with the increasing atomic number। अब ये क्या बात है? The alkali metals show increasing regular trends। अब ये किस किस चीज में ट्रेंड दिखा रहा है? पहली बात, फिजिकल प्रॉपर्टी में और केमिकल प्रॉपर्टी में। तो हम सब चीजों को पढ़ेंगे, हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है और क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा नीचे डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सारे अल्काली मेटल्स का सेम है। पहली बात तो हम अल्काली मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 1 ओनली, एंड दीज आर नोन एज अल्काली मेटल्स। एंड वो क्या है? ये है, आपको मालूम है क्या है? ये सारे, हाइड्रोजन को हटा दीजिए। ठीक है, तो ग्रुप 1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, राइट। द लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट वैलेंसी शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है, मेक देम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। जितने भी मेटल्स है, ज्यादातर तो मेटल्स है, नॉन मेटल्स बहुत कम पाए जाएंगे ना। नॉन मेटल्स तुम कलर से ही देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, देखो ये सारे मेटल्स हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नॉन मेटल्स कितने हैं तुम्हारे? नॉन मेटल ब्लू कलर वाले, ये सारे सिर्फ इतने से तो नॉन मेटल है। बाकी ये जो ग्रीन वाले हैं तुम्हारे सेमी मेटल या मेटलॉइड्स में आ जाएंगे। तो बस इतने ही है जो है। और ये तो तुमको मालूम है, ये तो सारे नोबल गैसेज तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। और ये तुम्हारे नॉन मेटल्स हो जाएंगे। ये वाले जो है ये तुम्हारे ये नॉन मेटल्स हैं और ये मेटलॉइड्स है बाकी, और ये तुम्हारे नोबल मेटल्स है। इसके अलावा बाकी सब क्या मेटल है, इसके अलावा बाकी क्या मेटल है, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, एवरीथिंग आर मेटल्स। तो इन सारे इतने सारे एलिमेंट्स में से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब दोज हु हैव हाईएस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, फास्टेस्ट एंड हाईएस्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन। सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं वो कौन है? ये है, ये वाले एल्काली मेटल्स। ठीक है, hence they readily lose electrons to give the monovalent M+ ions, hence they are never found in free state in nature। अब लिखो जरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखेंगे why are alkali metals never found in free state in nature? never found
इन फ्री स्टेट इन नेचर। आंसर आपको मालूम है, ठीक है। द लूजली, यहां से पूरा आंसर है, द लूजली हेल्ड एज इलेक्ट्रॉन in the outermost valency shell makes them the most electropositive metals, hence they readily lose the electron to form M plus ions, hence they are never found in free state in nature. मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आराम से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, क्लोराइड के साथ, ऑक्साइड के साथ, आयोडाइड, फ्लोराइड, सल्फाइड, ब्रोमाइड, समझ रहे हो, इतने सारे नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन हो सकते हैं। कुछ कुछ तो मेटल्स के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं, कुछ कुछ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकते हैं। तो इतने सारे वो कभी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, वो हमेशा किसी कंपाउंड के फॉर्म में किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज यू कैन सी 2s1 3s1 4s1 5s1, ठीक है, 5s1, फिर उसके बाद तुम्हारा 6s1 और ये 7s1 आप देख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी रेडियस। रेडियस मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी बताया था, एक एटॉमिक रेडियस, दूसरा आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस वो जो उसके न्यूट्रल स्टेट में, जब वो न्यूट्रल स्टेट में, जब वो आयन नहीं बना है, जब उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में, तब उसकी रेडियस कितनी है। उसके बाद जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करके एक कैटायन बन जाता है, जब वो मान लो लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जब वो कैटायन बन जाता है, तो इस Li+ की कितनी रेडियस है, उसको आयोनिक रेडियस बेसिकली बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई आयोनिक रेडियस का क्या हो रहा है जरा, ठीक है। विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द एटम बिकम्स लार्जर, ठीक है। मतलब लेकिन इसने एक चीज बोली है, द alkali metal atoms have the largest sizes in a particular period of periodic table। क्या बोला इसने, आओ जरा देखते हैं। तो मतलब ये कह रहा है कि एक पीरियड में, ठीक है, किसी एक पीरियड में इनकी जो साइजेस होती हैं ये सबसे बड़ी होती हैं। तो अब वो कैसे होती हैं देखते हैं जरा। एक पीरियड, किसी एक पीरियड को उठाओ, तो अपन फिर इसकी साइज कंपेयर करेंगे, यहां से यहां गए, ऐसे ऐसे गए हम लोग। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी है, लिथियम की। उसके बाद उससे छोटा है बेरिलियम, उससे छोटा है बोरॉन, उससे छोटा है कार्बन, उससे छोटा है नाइट्रोजन, उससे छोटा है ऑक्सीजन, उससे छोटा है फ्लोरीन, ठीक है। यही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज तो अपने को समझ में आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे बड़े एलिमेंट्स कौन होते हैं भाई, सारे पीरियड में, करस्पॉन्डिंग पीरियड्स में एल्काली मेटल्स होते हैं सबसे बड़े। उसके बाद फिर जो सेकंड पीरियड में अपन जाएंगे, अपन थर्ड पीरियड जो भी बोल सकते हो आप, उसमें जैसे अपन जा रहे हैं इस वाले में, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, सेकंड या थर्ड पीरियड में सबसे बड़ा कौन सा होगा, सोडियम। सबसे छोटा कौन सा होगा, ये है, ठीक है। उसी तरीके से तुमको मालूम है थर्ड फोर्थ पीरियड में भी सबसे बड़ा पोटेशियम होगा, ठीक है। So as we go from left to right along a period, the atomic size decreases or ionic size also decreases. Why size decreases as we go down a period? Because of increase in nuclear charge, ठीक है। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पीरियड सेम है, तो नंबर ऑफ शेल्स सेम है। एक पीरियड के अलोंग, जैसे ये सेकंड पीरियड है, तो इसमें कितने शेल्स है, सिर्फ 2 शेल्स है, फर्स्ट और सेकंड शेल है इस पूरे सेकंड पीरियड में, तो नंबर ऑफ शेल्स फिक्स है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने के चक्कर में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने के चक्कर में इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो प्रोटॉन का जो ओवरऑल चार्ज है वो बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में अगर बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली साइज घट रहा है, साइज इज डिक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, ठीक है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज, अब हम लोग आते हैं दूसरी चीज में, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, विथ अब सेम कॉलम के अलोंग द सेम ग्रुप, अब ये क्या हो रहा है, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द एटम बिकम्स लार्जर, ठीक है। मतलब कि एक ही ग्रुप में अगर अपन चले, इसी ग्रुप की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप की। अब अगर ऊपर से नीचे हम लोग जाएंगे, तब व्हाट विल फाइंड,
की साइज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नया शेल हमेशा ऐड हो रहा है। एज वी प्रोसीड फ्रॉम दिस टू दिस, number of shells have increased. From this to this, number of shells have increased. From this to this, number of shells have increased. Number of shells keep on increasing as we proceed from left to right. ठीक है? तो इसके वजह से साइज भी बढ़ रही है नेचुरली। ठीक है, द मोनोवेलेंट एटम्स आयंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। ये भी बता चुका था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ही था कि भाई कोई भी एलिमेंट जो है अगर वो, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है और पॉजिटिव आयन बन रहा है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव आयन की साइज कम हो जाएगी और इसकी साइज ज्यादा रहेगी। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल चुका है। जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल चुका है तो अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो प्रोटॉन्स उसको ज्यादा कस के जकड़ लेंगे। द इफेक्ट ऑफ एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने भी बच गए हैं वो ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी साइज कम हो जाएगी। ठीक है, तो साइज कम होने के वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बस दैट्स इट। उसके बाद अब कुछ नहीं, द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ अल्काली मेटल्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, दैट इज दे इंक्रीज इन साइज व्हाइल गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। दैट्स इट, ये तो बता रखा है ये वाला, चाहे एटॉमिक रेडियस हो चाहे आयोनिक रेडियस हो, लिथियम से सीजियम जाने के लिए इनके जो साइजेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, सो 2 थिंग्स कैन बी नोटेड इन दिस केस, नोट कर सकते हैं। हेलो, क्या? हाँ हाँ, आ जाओ। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, तो इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स नोट करने के लिए। पहली बात तो अलोंग अ पीरियड साइज डिक्रीजेस। ठीक है, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। पहली बात तो यह है। और साइज किस चीज का? बोथ एटॉमिक या फिर आयोनिक। ठीक है, दूसरा पॉइंट, डाउन द ग्रुप, एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन द ग्रुप, एटॉमिक या फिर आयोनिक साइज इंक्रीजेस। क्यों? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। ठीक, ये भी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये दोनों एटॉमिक और आयोनिक साइज। तीसरी बात, साइज ऑफ एटम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ इट्स कैटायन। साइज ऑफ कैटायन ऐसा लिख सकते हो, m इज ग्रेटर देन दैट ऑफ m प्लस। ठीक है, ये 3 चीजें बस तुमको लिखनी है, बस दैट्स इट, हो गया तुम्हारा। आयोनाइजेशन इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी का ही है, तो इसमें मैंने कोई एडिशनली क्वेश्चन नहीं लिख पाया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही है इस पेज पे। ठीक है, अब देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स शेल। वी नो दैट, राइट? इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मतलब कि अब तुम देखो कि अभी जस्ट अपन थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे। ठीक है, अब मैं तुमको थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से मैं तुमको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट अस ट्राई टू कंसिडर, ये है जैसे ये, इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक था, ये प्रोटॉन है, जो भी है। ठीक है, अब मान लो ये तुम्हारा सिस्टम है और सराउंडिंग्स क्या है? ये जो तुमको व्हाइट बैकग्राउंड में दिख रहा है वो पूरा सराउंडिंग्स है। सिस्टम क्या है? वो एटम है। ठीक है, अब एनर्जी कौन दे रहा है? सराउंडिंग्स दे रहा है। सराउंडिंग्स एनर्जी दे रहा है सिस्टम पे। ठीक है, सिस्टम पे, सिस्टम क्या है? तुम्हारा एटम, और इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जा रहा है। ठीक है, मतलब एनर्जी कौन दे रहा है? सराउंडिंग्स। किस पे? सिस्टम पे। तो तुम्हारा डेल्टा एच क्या होना चाहिए था?
क्या होना चाहिए था? एंथैल्पी क्या होना चाहिए? इफ सिस्टम इज डूइंग द वर्क ऑन, इज गिविंग द एनर्जी टू सराउंडिंग्स, तो वो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है. लेकिन इफ सराउंडिंग्स इज डूइंग वर्क और गिविंग द एनर्जी टू द सिस्टम, देन दैट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव आ गया ये? पॉजिटिव आना चाहिए कि नहीं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव रहेगा. देख सकते हैं अपन, देखा जाए कि नहीं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक और बार देखिए जरा. समझा दो, समझ नहीं है. नहीं समझ में? बता देता हूँ फिर से. देखो, ये तुम्हारा एटम है, लिथियम ही समझ लो. तो फर्स्ट है, एक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम में, और आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, इस लिथियम को तुम समझ लो सिस्टम है, और यहाँ पे है सराउंडिंग्स. आयोनाइजेशन एंथैल्पी means energy required to remove the outermost electron, this electron, from its orbit, outermost orbit. ठीक है, अब ये एनर्जी कौन देगा? एनर्जी एटम देगा? एनर्जी खुद, एटम खुद को एनर्जी देगा? नहीं, एनर्जी तो बाहर से आएगा, तो एनर्जी हम देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सराउंडिंग्स जो है, सराउंडिंग्स विल गिव एनर्जी टू दिस एटम. ठीक है, और विल डू द वर्क ऑन दिस एटम, उस पर वर्क डन करेगा, जिसके वजह से इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? सराउंडिंग ने सिस्टम क्या था? एटम था, को एनर्जी दी या फिर वर्क डन किया. तो आईयूपैक कन्वेंशन के हिसाब से वो वर्क डन या फिर वो एनर्जी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं? अब क्लियर हो गया? अगर सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क डन करता है या फिर सराउंडिंग सिस्टम को एनर्जी देता है, तब तो तुम्हारा जो नेट ये है, डेल्टा एच है या डेल्टा क्यू है, जो भी है, दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? पॉजिटिव. अगर सिस्टम डज द वर्क ऑन सराउंडिंग्स, तब वो हीट या फिर वो वर्क डन नेगेटिव आ जाता है. वो बताया था मैंने. तो अब थर्मोडायनेमिक के हिसाब से भी जस्टिफाइड हो गया, और तुम टेबल में भी देख सकते हो, देख रहे हो इसकी वैल्यूज 520, 496, 419, 403, 376, 375. तो सब पॉजिटिव है. पॉजिटिव है ना? नेगेटिव कुछ आया क्या? नेगेटिव तो नहीं आया, पॉजिटिव ही आया है कि नहीं? तो मेरा पॉइंट जस्टिफाइड हो गया. दैट्स इट. तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो. उसके बाद अब ये लिखा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स आर कंसीडरेबली लो. बहुत लो. क्यों लो? पता चल जाएगा. एंड डिक्रीज्ड ऑन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. ठीक है, अब जरा देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में मार्क कर लो. ठीक है, इसको ये मार्क कर सकते हो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. व्हाई? क्यों करेगा वो? क्योंकि ऐसे करेगा, ये ऐसे होगा. देखो जरा अपन लिथियम पर आते हैं, है ना? लिथियम एक ऐसे ही है, बस ये है ना, ऐसे ही है. सीजियम है कि नहीं? कितना आता है उसमें? 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर है. ठीक है, अब ये दोनों मैंने बना दिए, लिथियम है, ये सीजियम है. अब बताओ, ज्यादा इफेक्ट इस प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर किस केस में ज्यादा इफेक्ट रहेगा, या फिर ज्यादा कस के कौन सा पकड़ेगा? लिथियम को पकड़ेगा इसका प्रोटॉन, कि सीजियम को पकड़ेगा इसका प्रोटॉन? तुम बता दो मेरे को, अपने लॉजिक से बता दो. सिंपल सी बात है, मैंने दोनों डायग्राम्स बना लिए. ऑफ कोर्स लिथियम ज्यादा कस के पकड़ेगा, लिथियम का प्रोटॉन उसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कस के पकड़ेगा. ठीक है, क्योंकि साइज इतना छोटा है, और सीजियम का तुम साइज देख ही रहे हो. वो तो चाहेगा कि भाई तू निकल जा, तू छोड़ मेरे को, इतनी बड़ी साइज को मैं बाकी 5 शेल के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ को बचा लूं, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैं इसको और इसको भी बचा लूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. इसका साइज इतना बड़ा है और ये न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, तुमको मालूम है कितना छोटा है. तो कितना एकदम एक्सटेंड, कितना ज्यादा इफेक्ट कर पाएगा इसको? नहीं कर पाएगा. तो इट विल रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली. क्या ये लूज हो पाएगा इतना इजीली? नो, क्योंकि इसकी साइज इतनी छोटी है. 2 ही तो शेल है इसके पास,
तो वो क्यों जाने देगा इसको इतनी आसानी से? जाने देगा क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक ही है, टेंडेंसी है निकलने की, लेकिन इस केस में ज्यादा टेंडेंसी है क्योंकि ये इतनी दूर है अपने न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस इसको इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, अपने आप ही निकल जाए, इसको कम एनर्जी चाहिए, राइट? ठीक है, तो अब तुम खुद मेरे को बताओ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट लिथियम के केस में ज्यादा रहेगा कि सीजियम के केस में ज्यादा रहेगा? बता दो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost electron from its outermost orbit will be more energy required by this atom ज्यादा किस में रहेगा, लिथियम के केस में रहेगा कि सीजियम के केस में? मैंने अभी जैसे बोला सीजियम वाला तुरंत निकल जाएगा खटाक से, क्योंकि इसका प्रोटॉन इस पे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, इसकी ह्यूज साइज के वजह से, और इसकी छोटी साइज की वजह से इसको कस के पकड़ा हुआ है, तो ज्यादा एनर्जी किस में चाहिए रहेगी? इसको चाहिए रहेगी। तो हम अपन ये लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक और आयोनिक रेडियस increases down the group, hence attractive effect या फिर force of attraction of nucleus on outermost electron decreases down the group। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसका आंसर कॉपी में लिख लो, क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन लिख लो, जैसे लिखना है लिख लो, बस यही है इसका आंसर। वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्वीट आंसर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सीजियम, वो ना के बराबर होगा, बट इट इज हाईली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लिथियम, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी है। इट्स साइज इज सो लो कि भाई वो एक्सेप्ट करने में रोना रोएगा, वो रोना धोना करेगा वो। ठीक है, बस ये तो बहुत इजी टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आता है भाई साहब हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है जो कि द एनर्जी रिलीज्ड, सुनना, द एनर्जी रिलीज्ड अपॉन हाइड्रेशन। ठीक है, द एनर्जी रिलीज्ड बाय द एटम अपॉन हाइड्रेशन, अपॉन रिएक्टिंग विथ वाटर एंड फॉर्मिंग अ हाइड्रेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज्ड, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज द एनर्जी रिलीज्ड upon getting hydrated, हाइड्रेटेड मतलब तुमको मालूम है, तुमको बताने की जरूरत नहीं है, अपन बोलते भी हैं, कॉमन टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं कि तुम तो हाइड्रेटेड रहो, तुम ज्यादा पानी पियो। हाइड्रेटेड का मतलब पानी के साथ मिक्सचर करो, पानी के साथ रिएक्ट करो। हाइड्रेटेड का मतलब यही होता है कि पानी के साथ रिएक्ट करो। तो भाई साहब अब ये बताओ, ठीक है, जैसे लिथियम है, लिथियम का एटम है, पानी के साथ मिला, ठीक है, ये सिस्टम है, लिथियम सिस्टम है, और ये बन गया फाइनली लिथियम डॉट 2H2 है, जो भी लिखा हुआ था ये। ठीक है, मान लो इस टाइप का एक हाइड्रेटेड फॉर्म में ये आ गया, फॉर एग्जांपल कंसिडर करो। ठीक है, और इसने एनर्जी रिलीज कर दी, किसको? सराउंडिंग्स को। किसने रिलीज करी? सिस्टम ने। किसको एनर्जी रिलीज करी? सराउंडिंग्स को। सिस्टम ने सराउंडिंग को, सिस्टम मतलब तुम ब्रैकेट में लिख लो एटम या फिर एल्कली एटम। सिस्टम ने सराउंडिंग को एनर्जी रिलीज करी, एनर्जी दी। ये सिस्टम ने वर्क डन किया सराउंडिंग्स पे, है ना, यही बोलेंगे, या फिर सिस्टम ने हीट ट्रांसफर किया सराउंडिंग्स को, है ना, अपॉन हाइड्रेशन। कब? अपॉन हाइड्रेशन। तो आयुपैक के हिसाब से डेल्टा हाइड्रेशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? सिस्टम
रिएक्शन के बाद सिस्टम इज रिलीजिंग द हीट टू द सराउंडिंग्स, सिस्टम इज रिलीजिंग एनर्जी टू द सराउंडिंग्स। और जब सराउंडिंग्स को सिस्टम देता है तो वो चीज नेगेटिव होती है। जब सराउंडिंग गिव्स हीट टू सिस्टम वो पॉजिटिव होगा, व्हेन सिस्टम गिव्स हीट टू सराउंडिंग्स वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। तुमने ऊपर में क्या पढ़ा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, देखो तुमको चाहिए प्रूफ, प्रूफ देखो क्या दिख रहा है ये हाइड्रेशन एंथैल्पी के सामने। -506, -406, -330, -310, -275। नेगेटिव है कि नहीं, सही बोला मैंने। एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Reaction with water of alkali metals is an exothermic reaction in which system, which is the atom, releases heat to the surroundings. Hence, IUPAC के हिसाब से वो नेगेटिव होगा। ठीक है, सो अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में बोल रहा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ alkali metals decrease with increase in ionic sizes. ठीक है, lithium has maximum degree of hydration and for this reason lithium salts are mostly hydrated. ठीक है, तो ये आप लिख लो, यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी एज वी गो फ्रॉम अप टू डाउन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द एल्काली मेटल ग्रुप। ठीक है, या फिर इन ग्रुप 1, तो कैसा ग्रुप, कैसा ट्रेंड ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 3 है, क्या लिखा था मैं, क्वेश्चन 4, इस पेज का क्वेश्चन 4 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आप लिख सकते हो अपने हिसाब से कि हाउ हाइड्रेशन एंथैल्पी वेरीज डाउन द ग्रुप इन एल्कालीज, इन केस ऑफ एल्कालीज, ऐसा लिख देंगे आप। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी है, लिथियम की है, लिथियम की है, लिथियम की। और सबसे अच्छी टेंडेंसी हाइड्रेशन की किसकी है, लिथियम की है। जिसकी अच्छी टेंडेंसी है वही ना सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। जो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है वो बोला कि भाई मेरे को एनर्जी नहीं चाहिए, मैं सबसे ज्यादा स्टेबल हूं, मैं खुश हूं, इसलिए मैं दे रहा हूं। देता कौन है, जिसके पास ज्यादा होता है। ठीक है, पैसा जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा पैसे रिलीज करेगा ना दूसरे को। जिसके पास पैसा ही नहीं वो क्या देगा। ठीक है, तो जो एक स्टेबल सिस्टम है उसको, उसके पास सफिशिएंट इंटरनल एनर्जी है तो वो हीट रिलीज कर देगा। ठीक है, तो लिथियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता है, इसलिए उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे नेगेटिव होती है, मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, मोस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंड यही टेंडेंसी टू गेट हाइड्रेटेड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज, इसीलिए वो कम एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे अब लिथियम के करेस्पॉन्डिंग फिर सोडियम थोड़ा कम रिलीज करेगा एनर्जी, फिर ये और कम करेगा और कम करेगा और कम करेगा। ठीक है, और फ्रेंशियम को तो पानी में डाल ही नहीं सकते तुम, क्या एक रेडियो एक्टिव मेटल को थोड़ी पानी में डालोगे, तो उसकी बात ही नहीं चल रही है। हमने सिर्फ वही सीजीएम पे खत्म कर दिया टॉपिक। ठीक है, अब तुम देखो जैसे कि लिथियम जो है तुम्हारा, लिथियम सॉल्ट क्या कर रहे हैं, LiCl.2H2O बनाया कि नहीं उसने, हाइड्रेटेड हुआ। लिथियम के सॉल्ट्स जो है, सॉल्ट्स ऑफ लिथियम Li+Cl गिव्स LiCl। अब यही LiCl जब तुम्हारा पानी के साथ मिक्स होगा तो ये क्या बना देता है, हाइड्रेटेड लिथियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड। ठीक है, और इस पूरे रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं, एनर्जी रिलीज हो रही है। नेगेटिव क्यों है, सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड टू सराउंडिंग्स।
बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत इजी सी है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। क्या होता है, ये सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं तुम्हारे सारे अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 वाले। सॉफ्ट होते हैं, आराम से नाइफ से कट जाते हैं। ठीक है, लाइट मेटल्स होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, और इनके साइजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं बताया था कि नहीं? फिर वहीं चलते हैं, क्यों बड़े होते हैं बताया था। ठीक है, अलोंग अ पीरियड सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? इसका होगा। अब इस पीरियड में सबसे ज्यादा किसका होगा? इस वाले पीरियड में सबसे ज्यादा इसका होगा। इसके इस वाले पीरियड में सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? इसका होगा। तो इनके लार्ज साइजेस होते हैं, दीज आर लार्ज साइज्ड मेटल्स, आयंस या फिर एटम्स। ठीक है, तो इनके लार्ज साइज होने के वजह से अब सोचो कि लार्ज साइज बड़ा है, ठीक है, तो नेचुरली जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी छोटी होगी, तो इनकी डेंसिटी कम होती है, दी आर लो डेंसिटी। ठीक है, और यही डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। साइज बढ़ रहा है देखो, ठीक है, अब ये डेंसिटी विच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये चीज बोल रहा है कि डेंसिटी जो तुम्हारी है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब जितना नीचे चल करके जितना साइज नहीं बढ़ रहा, जितना वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, उससे ज्यादा उसका मास बढ़ रहा है। ठीक है, नीचे, इसलिए डेंसिटी क्या हो रहा है तुम्हारा? बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। बोल रहा है ना, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो आप लिख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 5th, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज हाउ डज डेंसिटी वेरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग ग्रुप 1? ऐसे लिख दो, हाउ डज डेंसिटी वेरी, डेंसिटी वेरी अलोंग ग्रुप 1, मतलब एल्कली के ग्रुप में। अब तुम लिख दोगे कि डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दैट्स इट। लेकिन एक एनोमली है भाई, एक छोटी सी एनोमली है। क्या? पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। ऐसे इन जनरल सारे ट्रेंड्स हैं, लेकिन एक छोटी सी एनोमली है कि पोटेशियम जो है, ठीक है, दिस इज लाइटर देन सोडियम, लिखा है ना। हाउएवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, तो पोटेशियम की डेंसिटी तो कायदे से ज्यादा होना चाहिए थी क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये इससे इसकी डेंसिटी कम है कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, एक एनोमलस बिहेवियर शो करने को मिलता है यहाँ पे डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद बोला था मेल्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो, इंडिकेटिंग वेरी वीक मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली अ सिंगल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप ये लिखोगे क्वेश्चन नंबर 6th, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6th। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6th, हाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, vary down the group in case of alkali metals. How melting and boiling points vary? तो आप क्या लिखेंगे? melting and boiling points are low, ठीक है, melting and boiling points of alkali metals are low, ठीक है, इसका मतलब क्या है? melting और boiling point इनके लो होते हैं। ग्रुप 1 लो होते हैं। वाई? क्योंकि सिर्फ एक ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ओनली सिंगल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वेरी वीक मेटालिक बॉन्डिंग। आप लिखिए वेरी वीक मेटालिक बॉन्डिंग। और ये मेटालिक बॉन्डिंग मतलब मेटल टू मेटल बॉन्ड होता होगा, इनका कुछ अट्रैक्टिव बॉन्ड होता होगा। ठीक है, ये मेटालिक बॉन्डिंग इनकी वीक होती है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे कम होते हैं, और इनकी आपस की बॉन्डिंग इंटर मॉलिक्यूलर मतलब ये एक मॉलिक्यूल है या एक आयन है, दूसरा एक आयन है, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स वो छोटा होता है। तो इसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्स छोटा है, तो इसको एक्सपांड करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए रहेगी, कि अगर ये सॉलिड है तो जल्दी लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो जल्दी गैस बन जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन मिल गया कि नहीं? यही है क्वेश्चन नंबर 6th। अब देखते हैं एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि एल्कली मेटल्स जो है, ठीक है, एंड देयर सॉल्ट्स इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये आप लिखेंगे, क्वेश्चन ही लिख लीजिए, व्हाई डज एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को कैरेक्टरिस्टिक कलर का मतलब क्या कि भाई साहब जब तुम इसको जला रहे हो
ऑक्सीजन में, मेटल तुम्हारा मेटल है, अल्काली मेटल है, अल्काली मेटल का तुम एक डब्बा रख लो, इसको तुम हीट कर दो, जला दो ऑक्सीजन में। हीट करने का मतलब क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ ये मेटल रिएक्ट करता है तो ये जो बर्न होगा, इट विल बर्न विथ कलर्स, बर्न विथ कलर्स। कलर्स अलग अलग कलर्स में बर्न होता है, अलग अलग टाइप के कलर्स में बर्न होता है ये। तो ये क्यों होता है? ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 7 है। बर्न हो रहा है, मैंने बता दिया इसके अलग अलग फ्लेम्स में। जिसका जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, जब अल्कली जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक कलर्स हो रहे हैं। व्हाई? दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम excites the outermost orbital electron to a higher energy level. फिर उसके बाद when the excited electron comes back to the ground state, there is emission in the radiation in the visible region of spectrum. अब क्या हो रहा है कि इसको देखो जरा, हो क्या रहा है? ठीक है, इसको तुम मेटल है तुम्हारा, ये अल्काली मेटल है, ये इसको तुम धीमी आंच में जला रहे हो, तुमने जला दिया इसको। ठीक है, जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, है कि नहीं? तो जब तुम इसको जला रहे हो तो इसको जलने के वजह से हीट एनर्जी मिली कि नहीं? सराउंडिंग से इसको हीट एनर्जी आई। तो अल्काली मेटल मान लो लिथियम ही है, तो इसको तुमने एनर्जी दिया, हीट आई कि नहीं? हीट ड्यू टू बर्निंग। जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, हायर, ये थोड़ा हायर, ठीक है। अभी बस अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वापस आएगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि अभी फुल ऑन, मतलब थोड़ा सा टेम्पररी ये एटम से बाहर निकल रहा है या बाहर निकलने की टेंडेंसी शो कर रहा है। ठीक है, फिर क्या किया? नेचुरली, क्योंकि ये एक्साइट हुआ था, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर के आउटर मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो नेचुरली वो एनर्जी रिलीज करके वापस अपनी औकात में वापस आ जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन परमानेंट एनर्जी को ग्रास्प करके वापस मतलब बाहर नहीं निकल जाएगा, उसके लिए काफी एनर्जी चाहिए तुमको यू हैव टू गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैंने कहा तुम आयोनाइजेशन एंथैल्पी से थोड़ी सी कम एनर्जी दे रहे हो, उसको तुमने पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाला, वो थोड़ा सा स्लाइटली अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। उसके बाद फिर क्योंकि वो परमानेंटली वहां पे नहीं रह सकता, वो एनर्जी लूज कर देगा, इट विल रिलीज एनर्जी, इट विल अगेन लूज द एनर्जी, वो इट विल लूज द एनर्जी, एनर्जी लूज कर देगा और वापस अपनी औकात पे वापस आ जाएगा, वापस अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर 2 ऑर्बिटल है तो 2 में क्या होता है? 2s और 2p होता है। तो मान लो 2s इलेक्ट्रॉन है, खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 2p में घुस जाएगा और 2p एक ऑर्बिटल में चला गया। इसने जब एनर्जी सोखी थी, जब बर्न के टाइम में जब इसको हीट एनर्जी आई थी, फिर ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करके वापस अपने ऑर्बिटल में, पुराने ऑर्बिटल में या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला आएगा। तो उस दरमियान जब इसने एनर्जी लूज करके जब ये लोअर ऑर्बिटल में जब जा रहा था, अपनी औकात पे वापस जा रहा था, तो इसने एनर्जी लूज करी। दिस एनर्जी वाज लॉस्ट इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विजिबल रीजन में इसने एनर्जी लूज कर दिया है। मतलब इस एनर्जी जो इसने लूज किया है अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन, मतलब अपने औकात में वापस आने के लिए, तो जो एनर्जी जो ये लूज कर रहा है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, नेचुरली ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एनर्जी के लूज करने की, इसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी के रेंज में आ जाती है। और अलग अलग कलर है भाई, विवियोर है, तो अलग अलग जो एलिमेंट्स तुमको ऊपर में जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अलग अलग जो एलिमेंट्स तुमको दिख रहे हैं, ठीक है, ऑल दीज एलिमेंट्स दैट यू आर एबल टू सी, ये सब अलग अलग एनर्जी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रिलीज करते हैं।
इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जब वापस अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वापस आता है आफ्टर बर्निंग, ठीक है, तो व्हाट इट डस, इट रिलीजेस एनर्जी इन विजिबल लाइट। लेकिन सबकी जो एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है अलग अलग है, तो नेचुरली बर्न करते टाइम सब अलग अलग कलर से बर्न करेंगे, कोई वायलेट कलर से करेगा, कोई ग्रीन कलर से, कोई येलो कलर से, उस टाइप से। लेकिन हाँ, सब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वी कैन सी विद आवर विजिबल आईज, वी कैन सी विद आवर विजिबल आईज, राइट, वी कैन सी विद आवर विजिबल आईज। अब देखते हैं आगे, ठीक है। So the alkali metals and their salts impart characteristic color to oxidation flame। अब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है, इसको तुम यहीं पे अंडरलाइन करो। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी लेवल। पहले हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा वो, फिर क्या करेगा, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, वापस अपनी औकात पे वापस आ रहा है, तो इट इज रिलीजिंग एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, दैट्स इट। तो रीजन पता चल गया, क्वेश्चन नंबर 7 मार्क हो गया, ठीक है। कलर ही देख लो तुम, लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो कलर से जलेगा, पोटेशियम वायलेट कलर से जलेगा, इरिडियम रेड वायलेट से जलेगा और सीजियम ब्लू कलर से जलेगा, ठीक है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यही दिखा रहा हूं कि सब अलग अलग कलर से जलेंगे, ठीक है। उसके बाद एल्कली मेटल्स कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब कि तुमको, क्योंकि वो जल सकता है ना, तो कहीं तुम कुछ नहीं करना, तुमको एल्कली मेटल्स को तुमको मतलब अगर ऑब्जर्व करना है तो तुम जला दो उसको, और वो अलग अलग कलर से जल रहा है, मतलब कुछ येलो कलर से जल रहा है, कोई ब्लू कलर से जल रहा है, कोई रेड वायलेट कलर से जल रहा है, तो समझ लो भाई साहब ये एल्कली मेटल्स हैं, ये मेटल है पहली बात, तो दूसरी एल्कली मेटल है क्योंकि अलग अलग कलर से जल रहा है वो, ठीक है। तो उसके बाद तुम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं मेटल पे, वो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, यहां से यहां चला जाता है, फिर वापस वो एनर्जी लूज करता है, वापस अपनी औकात पर आ जाता है। तो जब एनर्जी लूज करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग टेस्ट करते हैं, उसी को स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो उसी के थ्रू हम लोग इस एल्कली मेटल्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। अगर कंपाउंड में बड़े बड़े कंपाउंड्स में अगर हमको पता करना है कि कौन सा एल्कली मेटल है, तो इस पे वो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक लगा देंगे और हम देखेंगे कि वो जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, जब वो वापस अपनी औकात पे, मतलब अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ जा रहा है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो जो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है उसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हम पता चल जाएंगे इस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से, और हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा मेटल है, लिथियम है कि सोडियम है कि ड्यूडियम है कि सीजियम है कि पोटेशियम है, ठीक है, राइट। तो बस यही बात है। तो ये कुछ ये प्रॉपर्टी भाई साहब अपने यहाँ तक तो हमने प्रॉपर्टीज वगैरह देख ली, हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा, हमने एटॉमिक मास पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देख लिया, जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द एटम, मतलब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम, तो वो पॉजिटिव होगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड अपॉन हाइड्रेशन, वो नेगेटिव होगा। और ये एनर्जी दिस इज गेटिंग डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, अगेन हाइड्रेशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटालिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आयोनिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। काहे भाई, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ रही है। देखो ये इसकी छोटे साइज वाली दूसरे छोटे साइज वाले लिथियम के साथ आराम से मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। अब तुम ये देखो जरा, ये सीजियम है, अब ये दूसरा सीजियम है, ये क्या मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ काहेगा, क्या किस टाइप का बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, नहीं कर पाएगा ना मेटालिक बॉन्डिंग वो अच्छे से, इतने बड़े बड़े डिस्टेंस पर, इतना दूर दूर है, वो क्या फॉर्म करेगा। तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगी नहीं। आराम से तुम इन दोनों को दूर कर सकते हो, आराम से इसको तुम लिक्विफाई कर सकते हो तो लो मेल्टिंग पॉइंट, आराम से गैस कन्वर्ट कर सकते हो तो लो बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स इट, ठीक है। डेंसिटी बता दिया था मैं, ठीक है, कि डेंसिटी भी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डेंसिटी इंक्रीज करता है, बता दिया था, ठीक है। इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स,
विल बी रीडिंग। और ऑकरेंस इन एटमॉस्फेयर तो बता ही दिया था यार, ऑकरेंस किसका है, इसका 18 है, इसका कितना है 78 से 12 है, इसका 2 से 6 है। इन दोनों का बहुत ह्यूज है, क्योंकि ये इसमें ना पार्ट्स पर मिलियन में नहीं है, परसेंटेज में है। ये लिथोस्फीयर का 2.27% तुम्हारा जो है वो सोडियम है, और लिथोस्फीयर का 1.84% पोटेशियम है। पार्ट्स पर मिलियन में लिख नहीं सकते इसको, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा ये, इसीलिए ये दोनों परसेंट में, डबल स्टार लगाया ना परसेंटेज का, और सिंगल स्टार वाले पार्ट्स पर मिलियन वाले ही है। और ये तो भाई साहब बहुत ही कम है। जो तुम्हारा लास्ट वाला है जो ना फ्रेंशियम, क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव है, तो ये तो ना के बराबर है, ये तो ना के बराबर है। ठीक है, जाने से पहले प्रॉब्लम यहां तक पढ़ लेंगे हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 10.1 तक हम लोग पढ़ लेंगे जाने से पहले। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 10.1 देख लेते हैं। ठीक है, वहां तक तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, द एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज। ठीक है, एक तो साइज बड़ी है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी छोटी है, बताया था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ही है वो, ठीक है, आराम से लूज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन। वो क्यों नहीं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, वो आराम से लूज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। ठीक है, साइजेस बड़े बड़े हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में अपने पीरियड के अलाउंग सबसे ज्यादा इन्हीं की साइज होती है। ठीक है, तो इनसे जो तुम्हारे रिएक्टिविटी जो है वो इफेक्ट होता है। तो अब क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होता है, वेदर रिएक्टिविटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप और डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब अपना दिमाग लगा के बताइए। ठीक है, अभी मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी कुछ चीजें बताई थी, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू बॉटम। ठीक है, जरा ये तुम्हारा लिथियम है, और ये तुम्हारा सीजियम है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए अगेन, सो इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लो, और इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लार्ज, इज मोर इन केस ऑफ लिथियम, राइट। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, सीजियम होगा ना, आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो जो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी दूसरे नॉन मेटल्स वगैरह, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड व्हाटएवर जिसके साथ। ठीक है, तो जिसकी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी यार, सीजियम की, उसके बड़े साइज के वजह से, क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है। तो प्रोटॉन का, इसके प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस ना के बराबर है आउटर मोस्ट के साथ। आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है कम एनर्जी दे करके। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी छोटी है, ठीक है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आप लिख सकते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 8। सो द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है, द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, उससे पहले एक दो छोटा सा और पॉइंट्स है, एक बार जरा इसको भी पढ़ लेते हैं। Alkali metals can therefore be detected, ये सब हो गया, and can be determined by flame photometry or atomic absorption spectroscopy. These elements when irradiated with light, the light energy absorbed may be sufficient to make an atom lose the electron. This property makes cesium and potassium useful as electrodes. तो इसको तुम क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, और इसको क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। अब इसमें तुम लिखो why cesium and potassium can be used as electrodes in photometry, in photoelectric cells. फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में इसको क्यों यूज कर सकता है। फोटोइलेक्ट्रिक क्या होता है, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक सेल, लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स है कि मतलब है कि अगर आपने एनर्जी जो दी इसको विजिबल रीजन में दी, विजिबल रीजन में आपने एनर्जी दी, तो विजिबल रीजन की एनर्जी को क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज लाइट। आपने इसको लाइट दिया तो इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और ये एक आयन में कन्वर्ट हो गया, कैटायन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको ही बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक। जब आप लाइट के बराबर की एनर्जी दे रहे हैं, मतलब आप इसको लाइट दे रहे हो, सनलाइट दे रहे हो, सनलाइट इस पे पड़ा, ये कैटायन बन गया, इसने रिएक्ट कर दिया दूसरे ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड बन गया, किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट किया, हैलाइड बन गया। ठीक है, पानी के साथ किया, हाइड्रोक्साइड बन गया।
ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये आपने सिर्फ मात्र सनलाइट दे करके इसको एक्साइट कर दिया, इसको आयन बना दिया, तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में ये सारे यूज हो सकते हैं। क्यों यूज हो सकते हैं? क्योंकि देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस, कम एनर्जी चाहिए, और कम एनर्जी मतलब विजिबल रीजन के बराबर की एनर्जी चाहिए, बहुत छोटा, जिससे कि इतने इतने कम एनर्जी में भी ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और आयन बन सकता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई बात। उसके बाद की रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। व्हाई इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप मैंने बता दिया। रिएक्टिविटी क्यों करेगा? बिकॉज साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन reduces, hence it is very easy to remove the outermost electron, hence reactivity increases। ठीक है, फिर अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर देखते हैं। एयर मतलब क्या भाई? एयर का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन। एयर मतलब क्या? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन के साथ थोड़ी करेगा, नाइट्रोजन के साथ भी करता ही है। एयर मतलब दो चीजें हैं मेनली। एयर मतलब दो चीजें हैं, पहला तो ऑक्सीजन है मतलब बर्न करना, बर्निंग, और दूसरा नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करना। ठीक है, एयर में तो दो ही चीज ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, बाकी सब तो छोटे छोटे मात्रा में, तो वही देख रहे हैं। द एल्काली मेटल्स tarnish in dry air over the formation of their oxides which in turn react with moisture to form hydroxides। लिखे अपन, मेटल है, फिर एयर के साथ रिएक्ट करता है, बेसिकली आपका ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या बन जाएगा? ऑक्साइड्स बन जाएगा। फिर वो पानी मतलब मॉइस्चर मतलब कि पानी के साथ रिएक्ट करेगा और वो हटेगा। समझ में आ गई बात? ये हो रहा है कुछ। ठीक है, दे बर्न विगरसली इन ऑक्सीजन, बहुत ही वायलेंट रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, ठीक है, एंड सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड एंड अदर मेटल्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड। अब ये चीजें हमने थोड़ी बहुत ना पढ़ी थी, हम लोगों ने कुछ चीजें बहुत पढ़ी थी, तो अब अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम और सीजियम। अपन 5 के बारे में बात करते हैं। फ्रेंशियम तो वैसे भी मतलब बेकार सा है, रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही है। अब भाई साहब लिथियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो लिथियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम जब बनाएगा तो सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा। सोडियम क्या करेगा यार? सोडियम जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, सोडियम जब रिएक्ट करेगा वो पेरोक्साइड बनाएगा। सोडियम जब रिएक्ट करेगा, Li2O होता है लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, हाँ, सोडियम जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम पेरोक्साइड बनेगा, Na2O2। ठीक है, कुछ ऐसा बना देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, ये है ऑक्साइड और ये है पेरोक्साइड। तो लिथियम ने क्या बनाया? ऑक्साइड। सोडियम ने क्या बनाया? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? पेरोक्साइड इज O2 2-। ऑक्साइड का क्या होता है? O2-। ऑक्सीजन एक ही है लेकिन 2- है। पेरोक्साइड क्या होता है? 2 ऑक्सीजन एटम पर 2-, मतलब पर ऑक्सीजन एटम का माइनस है। ठीक है, अब ये तीनों महारथी क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ये तीनों महारथी क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। क्या बनाते हैं भाई साहब? सुपर ऑक्साइड। इनको क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2-, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम पर सिर्फ -1 चार्ज, मतलब पर एक का है, हर एक पे -0.5। एक ट्रेंड दिखा रहा है वो, राइट? यही ट्रेंड है उसका, लिख लो अपने को। ठीक है, द सुपर ऑक्साइड इज स्टेबल प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायंस। तो सिर्फ ये जो सुपर ऑक्साइड कौन बना रहे? लार्ज कैटायंस वाले, जिनकी लार्ज कैटायंस है ना, जो बड़े बड़े जो कैटायंस है। अब लार्ज मतलब क्या है? क्या अपन लार्ज मतलब मैंने बोला था ना, टॉप टू डाउन द बॉटम, जब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है,
तो ये बड़े साइज वाले हैं, तो बड़े बड़े साइज वाले आपके बड़े बड़े मतलब ये क्या सुपर ऑक्साइड्स बना लेंगे, दे विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है, दे विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। चलो अब आगे देखते हैं। तो बना दिया मैंने यार, सब कुछ बना दिया है कि नहीं। इन ऑल दीज ऑक्साइड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज +1। तो पहले तो तुम ये फिक्स कर लो, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज ऑलवेज +1। ये तुम लिख लो कहीं पे, ऑक्सीडेशन स्टेट of alkali metals is +1. Oxidation state of alkali metals is +1. Oxidation state of alkali metals is +1, right? Oxidation state कितना होता है alkali metals का? +1 होता है in all cases without failure। मतलब एक बार ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, इनका भी तुम्हारा चेंज हो सकता है, लेकिन एल्काली का हमेशा +1 रहेगा। ग्रुप 2 वालों का भी शायद कभी कभी चेंज हो सकता है, लेकिन ग्रुप 1 का तो हमेशा ही +1 रहेगा। ग्रुप 2 का हमेशा +2 ही रहता है इन जनरल, ठीक है। तो अब देखो, जैसे SO2 की बात कर रहे हैं अपन, है ना, तो इसका तो +1 है, तो माइनस, इसका मतलब इसका O2 का टोटल -1 है, तो हर एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। सब ठीक, और सब ठीक चल रहा है? चलिए, ये फराज का रूम है बेबी, फराज का रूम है ये वाला, है ना। हाँ ठीक है, चलो। तो इसका कितना हो जाएगा यार? 2 ऑक्सीजन एटम की चार्ज है -1, तो हर एक का कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा, मतलब -0.5। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन का इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स। तो सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का कितना है? -0.5, और तुम्हारा इस मेटल का कितना होता है? +1, ठीक है। और परऑक्साइड में कितना होता है? जैसे Na2O2 सोडियम परऑक्साइड लिए थे अपन, तो Na2O2 में जरा देखते हैं, Na2O2 में देखते हैं, ठीक है। Na2O2 में क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसका मान लो, इसका आ जाएगा +1। हर एक सोडियम का +1 है, तो 2 सोडियम का कितना हो जाएगा? +1 × 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मान लो, हर एक ऑक्सीजन का तुम X मान लो, तो +X × कितना ऑक्सीजन है? 2 है। टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 0। तो 2 + 2x = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो हर एक ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? -1। और सोडियम का तो हर एक सोडियम एटम का तो +1 होगा ही, क्योंकि वो अल्कली मेटल है, ठीक है। तो पर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। सुपर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो -5 है, और नॉन ऑक्साइड्स के केस में आपको मालूम है -2 होता है, वो मैं बता रहा हूं। Li2O में तो तुमको मालूम है यार, Li2O में क्या है? ऑक्सीजन का तुम्हारा -2 है और लिथियम का +1 है। इसीलिए लिथियम के 2 आइटम्स हैं, तो +1 × 2, तो +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, Li2O बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अब मैंने कहा था ना, एयर में 2 चीजें होती हैं, सिर्फ ऑक्सीजन तो होता नहीं, नाइट्रोजन भी होता है। तो लिथियम एकमात्र ऐसा मतलब मेटल है, अल्कली मेटल है, जो कि नाइट्रोजन के साथ बहुत एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन, एंड दिस योर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, इसको 9 लिख करके यार, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दो इधर, क्योंकि ये 3rd पेज का क्वेश्चन है ना ये, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। लिथियम एक्सेप्शनली गुड बिहेवियर शो करता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और Li3n बनाता है। कैसे बनाता है देख लेते हैं, कैसे बना रहा है ये? लिथियम प्लस है, ठीक है, नाइट्रोजन 3- है, तो नाइट्रोजन इधर, लिथियम इधर, तो लिथियम पे 3 इधर लग जाएगा और नाइट्रोजन पे इधर हो जाएगा। हो गया, बन गया ये अपने आप H3, ठीक है। तो लिथियम नाइट्राइड बनाता है बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। द अल्कली मेटल्स आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में अपन रख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, आप लिखेंगे क्वेश्चन कि why, ठीक है, अल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड इन केरोसिन ऑलवेज, why they are not kept in
ओपन इन नेचर, ओपन स्टेट इन नेचर। खुला खुला क्यों नहीं रख सकते? तुरंत खटाक से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तुरंत लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड बना देगा ऐसे तुरंत। खुला जरा सा उनको दिख गया, खुला आसमान, खुला एकदम आसमान दिख गया, ऑक्सीजन से खटाक ऐसे रिएक्शन कर लिया और ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड बना लिया। फिर जरा सा मॉइस्चर आया, जरा सा पानी आया हवा में, ठीक है, एयर में जरा सा मॉइस्चर ले लिया, फिर हाइड्रोक्साइड बना लिया उसका। तो वो भाई साहब कंपाउंड बनाएगा, वो अपने नेचुरल सिक्सटी नहीं कर सकता अगर आपने खुला छोड़ दिया तो, ठीक है। तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ इतनी हाई रिएक्टिविटी है कि उसको खाली नहीं छोड़ सकते, आपको उसको केरोसिन के अंदर डब्बे में बंद करके रखना पड़ता है, ये बात है, अगर आप उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो, ठीक है। ये मैंने प्रॉब्लम 10.1 में समझा दिया था। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन KO2 बता ही रखा है यार, ठीक है। KO2 क्या है? सुपर ऑक्साइड है, तो K का तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मालूम है +1 है, क्योंकि सारे अल्कली मेटल्स का +1 होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना है? -0.5, ठीक है। -0.5 है तो 2 × -0.5 कितना हो जाएगा? -1, और +1 -1 दोनों कैंसिल आउट करके न्यूट्रल KO2 एटम बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। सो यही है अभी तक के लिए, आज भर के लिए इतना ही, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब तुम लोग जा सकते हो।